हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वॉर्टेक्स। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं एक यूनिट एरिया की, तो स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस एक्चुअली में एक फोर्स है किसी भी बॉडी में जो रेजिस्ट करता है किसी भी डिफॉर्मेशन को, और वो फोर्स को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिंग फोर्स। तो क्या मतलब है इसका? अगर मेरी कोई बॉडी है, इस पर मैंने कोई फोर्स लगाया F, तो क्या इसमें कोई स्ट्रेस है? मैंने क्या बोला? स्ट्रेस फॉर अ यूनिट एरिया इज द रेजिस्टिंग फोर्स विच रेजिस्ट डिफॉर्मेशन। ये फोर्स आया, इस बॉडी पे लगा। अब ये फोर्स क्या करेगा? इसको खींचते हुए आगे लेके चला जाएगा। रेजिस्टेंस आई? नहीं आई। तो इसमें स्ट्रेस क्या हुआ? ज़ीरो हुआ। अगर मैं बात करूं एक और बॉडी की, इस पे फोर्स लगाया मैंने F, और ये बॉडी रेजिस्ट करने लगी कुछ, तो इसने क्या किया? रेजिस्ट किया बाय अ फोर्स ऑफ R। तो इसमें स्ट्रेस क्या होगा? रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया R बाय A, ये इसमें स्ट्रेस होगा। तो फॉर अ यूनिट एरिया स्ट्रेस इज द फोर्स that resist deformation and that force is called resisting force. अब बात कर लेते हैं स्ट्रेन की। तो स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन इज द मेजर ऑफ हाउ मच द बॉडी इज डिफॉर्म्ड। क्या मतलब है इसका? ये मेरी कोई बॉडी है ना, इस पर मैंने फोर्स लगाया, अभी बॉडी डिफॉर्म होगी। मान लो इस पे फोर्स लगा के, मान लो एक कैंटिलीवर, इस पे मैंने फोर्स लगाया, ये कुछ डिफॉर्म हुई। कितना चेंज हुआ लेंथ में? डेल्टा। एक्चुअली जो लेंथ थी वो L। तो स्ट्रेन क्या होगा? चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो स्ट्रेन इज द मेजर ऑफ हाउ मच द बॉडी इज डिफॉर्म्ड। अभी मैंने बात किसकी की? स्ट्रेस की और स्ट्रेन की। स्ट्रेस भी दो टाइप के होते हैं, स्ट्रेन भी दो टाइप के होते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन। नॉर्मल का क्या मतलब है? वो नॉर्मली लगेगा। शियर का क्या मतलब है? वो टेंजेंशियली लगेगा। मान लो ये आपकी बॉडी है, इसमें ये नॉर्मल स्ट्रेन है, शियर स्ट्रेन कैसे लगेगा? टेंजेंशियली। अगर मैं कोई फोर्स लगाऊं यहाँ पे, तो क्या होगा? ये थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाएगा। ये क्या है? चेंज हुआ। तो यही क्या है? शियर स्ट्रेन। ऐसे ही शियर स्ट्रेस भी लगता है। शियर टेंजेंशियली लगेगा। मान लो ये मेरी बॉडी है, ये इस पे शियर लग रहा है, इसी को हम शियर स्ट्रेस बोलते हैं। अब बात आती है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की। ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मैं किसके लिए बोल रहा हूँ? अभी मैं माइल्ड स्टील के लिए बता रहा हूँ। तो जनरली हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के पीछे पड़े क्यों हैं? ऐसा क्या खास है इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में जो हम इसे पढ़ रहे हैं? तो असल में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की हम बात कर रहे हैं, इसको हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूटिव रिलेशन है। ये एक कॉन्स्टिट्यूटिव रिलेशनशिप है। अभी कॉन्स्टिट्यूटिव रिलेशनशिप का क्या मतलब है, और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं कैरेक्टरिस्टिक
रिलेशनशिप भी बोल सकता हूँ। इसका क्या मतलब है, ये मटीरियल स्पेसिफिक होता है, मटीरियल स्पेसिफिक। मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व सिर्फ और सिर्फ मटीरियल प्रॉपर्टी पे ही डिपेंड करेगा, ना कि शेप साइज पे। इसीलिए आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को पढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। लेंथ, एरिया, शेप, साइज कुछ भी हो, आपको उस पे ध्यान देने की ज़रूरत है ही नहीं। आपको सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान देनी है, वो क्या है, मटेरियल पे। अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ, चलो देखते हैं। तो मान लो आपके पास दो कैंटिलीवर है, दोनों की लेंथ L है, दोनों का मटेरियल सेम है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम। इसका एरिया A, इसका एरिया 2A। ठीक है। अब अगर मैं P डेल्टा कर्व बनाऊं, P डेल्टा का क्या मतलब है, लोड डिफॉर्मेशन। अगर मैं P डेल्टा कर्व बनाऊं तो मैं क्या बना सकता हूं, देखो इसके लिए इसको मान लो 1, इसको मान लो 2 मटेरियल। ठीक है। डेल्टा क्या होता है, पी एल ओवर ए ई, इसमें पी, इसमें डेल्टा। तो यहाँ पे डेल्टा क्या हो जाएगा, पी एल ओवर 2A ई, है ना। तो अब अगर मैं इन दोनों को इस कर्व में बनाऊं तो कैसे बना सकता हूँ, एक को ऐसे, एक को ऐसा। फॉर सेम पी के लिए ये डेल्टा कम है, ये डेल्टा ज़्यादा है, तो ये कौन सा कर्व है, 1। ये कौन से मटेरियल के लिए है, 2। तो दोनों डिफरेंट है ना। तो क्या ये मटेरियल स्पेसिफिक है, नहीं, ये क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है। अब बात करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की। तो देखो क्या होगा, इसको स्ट्रेस लिखूं, इसको स्ट्रेन लिखूं। इस पे स्ट्रेस कितना आएगा, P/A, पर स्ट्रेन कितना आएगा, σ/E। इस वाले पे भी स्ट्रेन क्या आएगा, σ/E। जो ग्राफ होगा वो सेम होगा, थीटा। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दोनों के लिए सेम आया। तो हम क्या कह सकते हैं, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मटीरियल स्पेसिफिक है, सिर्फ और सिर्फ मटीरियल पे डिपेंड करेगा। इसीलिए हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात कर रहे हैं। तो अब बात आती है हमारे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की। तो यहाँ पे मैं अगर स्ट्रेस लिख लूँ, यहाँ पे मैं अगर स्ट्रेन लिख लूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे स्ट्रेस लिख रहा हूँ, यहाँ पे स्ट्रेन लिख रहा हूँ, क्यों? क्या यहाँ पे मैं स्ट्रेस और यहाँ पे मैं स्ट्रेन लिख सकता था? हाँ, लिख सकता था। मैथ्स की एक सिंपल सी इक्वेशन है, y = mx + c, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो इसका मतलब क्या है, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, है ना। y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो मैंने क्या बोला था, स्ट्रेस कब आता है, कोई बॉडी है, उस पर फोर्स लगा, फिर उसमें डीफॉर्मेशन आई, उस डीफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने के लिए कौन आया, स्ट्रेस आया, उस डीफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने के लिए। तो क्या मतलब है,
डिफॉर्मेशन पहले आई, डिफॉर्मेशन पे कौन डिपेंड कर रहा है? हमारा स्ट्रेस। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? स्ट्रेन। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इज डिपेंडेंट ऑन स्ट्रेन। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? सिग्मा वाई एक्सिस में रख रहे हैं और एप्सिलॉन स्ट्रेन एक्स एक्सिस में रख रहे हैं। अगर हम सिग्मा यहाँ पे रख दें, एप्सिलॉन यहाँ पे रखते हैं, तो y इक्वल टू एफ एक्स नहीं, हम क्या यूज़ करेंगे? x इक्वल टू एफ वाई। तो हाँ, यहाँ पे आप एप्सिलॉन रख सकते हो, यहाँ पे आप सिग्मा रख सकते हो। अच्छा, सिग्मा मैंने क्या बोला? सिग्मा क्या है? रेजिस्टेंस ओवर एरिया। अब ये कौन सा एरिया है? मान लो मेरी कोई बॉडी है, ये सिग्मा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। किस चीज़ के लिए? माइल्ड स्टील के लिए। माइल्ड स्टील के लिए इन टेंशन। तो ये मेरा माइल्ड स्टील का बार है, मैंने इस पर टेंशन लगाई, तो क्या होगा? डिफॉर्मेशन आएगी। ये डिफॉर्मेशन आई तो इसका एरिया कम हुआ ना, टेंशन की वजह से इसका एरिया कम हो गया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया। तो ये जो एरिया है, ये कौन सा एरिया है? ये हमारा इनिशियल एरिया है या फाइनल एरिया है? एज फाइनल एरिया इज लेस देन इनिशियल एरिया ड्यू टू टेंशन। तो ये जो एरिया है वो कौन सा एरिया है? इनिशियल एरिया, फाइनल एरिया, या किसी इंस्टेंट पे कोई एरिया है? तो असल में ये सिग्मा जो हम यहाँ पे ले रहे हैं वो क्या है? सिग्मा इंजीनियरिंग। और ये जो स्ट्रेन ले रहे हैं ये भी इंजीनियरिंग स्ट्रेन है। इंजीनियरिंग स्ट्रेन का क्या मतलब है? हम जो एरिया यहाँ पे ले रहे हैं वो कौन सा एरिया ले रहे हैं? इनिशियल एरिया। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? इंजीनियरिंग स्ट्रेन। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन क्या है? रेजिस्टेंस ओवर इनिशियल एरिया। ठीक है, तो जो हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन यहाँ पे बनाया वो क्या है? इंजीनियरिंग स्ट्रेन और इंजीनियरिंग स्ट्रेस है। बात आती है जो फाइनल एरिया अगर हम यूज़ करें तो हम उस स्ट्रेस और उस स्ट्रेन को क्या लिखेंगे? सिग्मा ट्रू। सिग्मा ट्रू मतलब ट्रू स्ट्रेस। ट्रू स्ट्रेस क्या है? उसमें आपने ट्रू एरिया लिया है। ट्रू एरिया का क्या मतलब है? फाइनल एरिया लिया है। ठीक है, तो अब बात आई हमारे कर्व की। तो ये कर्व कैसा बनता है? कुछ बनता है, एक पहाड़, पहाड़, ये ऐसा कुछ बनता है। अब हम इसको कैसे बनाएंगे? देखो, ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है। ये क्या करता है? लीनियरली चलता है एक पॉइंट तक। लीनियर, दिस इज लीनियर। किस पॉइंट तक चला? मान लो ए पॉइंट तक। ये ए पॉइंट क्या है? इसको हम बोलते हैं प्रपोर्शनल लिमिट। प्रपोर्शनल लिमिट का क्या मतलब है? इस पॉइंट तक, इस लिमिट तक जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है माइल्ड स्टील के लिए, माइल्ड स्टील लिख लेता हूँ, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है माइल्ड स्टील के लिए, वो लीनियर है। इसी लिमिट तक, इसी पॉइंट तक हुक्स लॉ वैलिड है। हुक्स लॉ वैलिड। प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही हुक्स लॉ वैलिड होता है। हुक्स लॉ क्या है? सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये प्रोपोर्शनल लिमिट।
इस प्रोपोर्शनल लिमिट तक क्या हुआ, हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व लीनियर चला। अब क्या होता है, अब जो स्ट्रेन है वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ने लग जाता है एज़ कंपेयर टू स्ट्रेस। मतलब कुछ ऐसे, ये आपका पहले चल रहा था लीनियर, अब क्या होगा, स्ट्रेन ज़्यादा पड़ने लग जाएगा। तो एक पॉइंट ऐसा आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, बी बोल लो। तो ये बी क्या है, इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या है, इलास्टिक लिमिट वो पॉइंट है जिसके अंदर अगर आपने अपनी बॉडी पे लोड लगाया है और अगर आप वो रिमूव कर दो विद इन दैट लिमिट, तो क्या होगा, इंस्टेंटेनियसली आपकी जो बॉडी है वो अपना शेप और साइज रीगेन कर लेगी इंस्टेंटेनियसली। क्या मतलब, ये मेरी इलास्टिक लिमिट है। अगर इसके अंदर, इस लिमिट के अंदर मैं लोड लगाऊं और वो अनलोड हो जाए, अनलोडिंग हो जाए, तो क्या होगा, आपकी बॉडी अपना शेप रीगेन कर लेगी इंस्टेंटेनियसली। बट अगर मैं लोड लगाऊं उसके बाहर और फिर उसे रिमूव करूं, तो जो बॉडी है वो अपना शेप रीगेन नहीं करेगी, कुछ ना कुछ स्ट्रेन उसमें रह जाएगा। यही सिग्निफिकेंस है किसकी, इलास्टिक लिमिट की। अब क्या होता है ना, कुछ टाइम बाद यील्डिंग स्टार्ट हो जाती है। यील्डिंग का क्या मतलब है, डिफॉर्मेशन एट हायर रेट। मतलब यील्डिंग को मैं एक और चीज़ बोल सकता हूँ, यील्डिंग क्या है कि आपकी जो बॉडी है, बॉडी डिफॉर्म होने लग जाती है प्लास्टिकली। अब ये प्लास्टिकली का क्या मतलब है, इसमें इलास्टिक प्लस इन इलास्टिक स्ट्रेन दोनों प्रेजेंट होंगे, इलास्टिक और इन इलास्टिक स्ट्रेन दोनों प्रेजेंट होंगे। इलास्टिक स्ट्रेन तो ख़त्म हो जाएगा पर इन इलास्टिक स्ट्रेन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होगा। माइल्ड स्टील की एक ख़ास बात है कि माइल्ड स्टील में दो यील्ड पॉइंट होते हैं, सी डी, एक अपर यील्ड पॉइंट, एक लोअर यील्ड पॉइंट। तो ये दो यील्ड पॉइंट का क्या मतलब है, यील्डिंग तो एक पॉइंट से स्टार्ट होगी ना, दो पॉइंट क्यों आते होंगे। तो असल में जो माइल्ड स्टील है वो एक अलॉय है, किसका, आयरन का और कार्बन का। आयरन क्या देता है, डक्टिलिटी, कार्बन क्या देता है, स्ट्रेंथ। तो मान लो आपका माइल्ड स्टील का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मान लो उसके क्रिस्टल का। तो आपका कार्बन है, कार्बन का जो साइज़ होता है वो इस वॉइड से थोड़ा बड़ा होता है। तो क्या होता है ना, कार्बन यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हो पाता। कार्बन क्या करेगा, एक कंफर्टेबल जगह ढूंढेगा अपने लिए। तो मान लो कार्बन को यहाँ पे कहीं पे इस गोले में आयरन नहीं बैठा हुआ, तो कार्बन क्या करेगा, इस गोले में या कहीं और जहाँ भी कार्बन को जगह मिली, कार्बन वहाँ बैठ जाएगा। यहाँ पर भी कार्बन था, ये कार्बन भी यहाँ के बैठ गया और ये बहुत सारे कार्बन मिलके यहाँ पे और यहाँ पे बैठ गए। तो स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ अकुमुलेट हो गई, है ना। कार्बन ने क्या दिया था, स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ यहाँ अकुमुलेट हो गई। अब क्या होगा, जैसे ही मैंने यहाँ लोड लगाया, तो लोड लगाया, उसको कौन लेगा, उसको ये कार्बन लेगा। तो इस लोड का अब हम क्या कर रहे हैं, लोड बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। ये क्या होगा,
एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इस की स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो जाएगा ये लोड, तो क्या होगा, ये इसके बॉन्ड को तोड़ देगा। तो जैसे ही उसने इस बॉन्ड को तोड़ा, स्ट्रेंथ कहाँ बोली मैंने, यहाँ है इनमें, तो जैसे ही उसने ये बॉन्ड तोड़ा तो अनजिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जिप खुलती है ना, वैसे ये अनजिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब बात ये आती है कि कार्बन यहीं क्यों बैठा, और ये कार्बन इतना ही क्यों बैठा है यहाँ पे। यहाँ भी बैठ जाता, यहाँ भी बैठ जाता, यहाँ भी बैठ जाता, तो स्ट्रेंथ बढ़ जाती। असल में माइल्ड स्टील में कार्बन का परसेंटेज कितना है, 0.25% लगभग। माइल्ड स्टील में सिर्फ 0.25% कार्बन है, तो वो हर जगह प्रेजेंट नहीं हो सकता। कार्बन कम है तो वो कम जगह ही बैठेगा, और जैसे ही वो टूटा तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो दूसरे जगह बैठ पाए, सारे के सारे अकुमुलेट होके। तो इसीलिए अब क्या हुआ, आपने ये लोड लगाया, ये बॉन्ड टूटा, तो आपने मतलब इसकी हड्डी तोड़ दी। जैसे ही आपने इसकी हड्डी तोड़ी, वैसे ही क्या होगा, रेजिस्टेंस कम देगा ना वो। तो एक पॉइंट ऐसा आता है, यहाँ पे उसकी हड्डी टूट गई। जैसे ही उसकी हड्डी टूटी, उसकी रेजिस्टेंस पावर कम हो गई, और मैंने क्या बोला, जैसे ही इसके टूटने के बाद अनजिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि स्ट्रेंथ ही नहीं है उस पर। तो ये पॉइंट आता है, यहाँ से उसकी अनजिपिंग स्टार्ट हो गई। इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर यील्ड पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं, अपर यील्ड पॉइंट। तो लोअर यील्ड पॉइंट स्टेबल है, अपर यील्ड पॉइंट स्टेबल नहीं है। पॉइंट से इस पॉइंट तक, यहाँ तक क्या बोलते हैं इस रीजन को, डी ई को, प्लास्टिक प्लेटो। इसकी क्या खास बात है, इसकी खास बात ये है कि यहाँ से यहाँ तक इस रीजन में बॉडी का कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं होता। मैंने क्या बोला था, यहाँ पे टूटा, यहाँ पे डिसलोकेशंस बहुत ज़्यादा होने लगे। यहाँ से यहाँ तक आने के बाद डिसलोकेशंस इतने ज़्यादा हो गए कि वो एक दूसरे का मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट करने लगे। उसके वजह से क्या हुआ, उन्होंने स्ट्रेंथ बढ़ाई, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्ट्रेन हार्डनिंग। इस रेजिस्टेंस पावर का बढ़ना, इस रेजिस्टेंस पावर के बढ़ने की वजह से ही स्ट्रेस अब बढ़ने लग जाता है। एक पॉइंट ऐसा आता है F, जहाँ पर स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हो जाती है। इसको F पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। और इस रीजन को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ का फिर से बढ़ना। क्यों बढ़ा वो, स्ट्रेन हार्डनिंग। क्यों, क्योंकि उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर चेंज हुआ। इस पॉइंट के बाद माइल्ड स्टील ने हाथ खड़े कर दिए कि अब मैं इससे ज़्यादा लोड नहीं ले पाऊंगा, इससे ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाऊंगा। तो इसके बाद वो गिरने लग जाता है। जैसे उसकी स्ट्रेंथ गिरी, आखिरी में टाटा बाय बाय, फ्रैक्चर। तो जी क्या है, फ्रैक्चर। इस रीजन में ना, एफ जी रीजन में, इस रीजन की एक और ख़ास बात है कि नेकिंग, इस रीजन में नेकिंग होने लग जाती है। नेकिंग का क्या मतलब है, नेक पतली होती है ना, नेकिंग का क्या मतलब है, कुछ रीजन पतले होने लग जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेंशन लग रही है, कुछ रीजन, लोकलाइज्ड रीजन पतले होने लग जाते हैं, नेक जितने होने लग जाते हैं वो यहाँ पे टूटने लग जाते हैं। इसी को नेकिंग बोलते हैं। नेकिंग इस रीजन में होती है। तो यही है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील इन टेंशन।
क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा लीनियरिटी, यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रेन ज़्यादा बढ़ेगा, इलास्टिक लिमिट। जैसे यहाँ पर अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, यील्डिंग, लोअर यील्ड पॉइंट स्टेबल, DE इस प्लास्टिक प्लेटो, EF स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, और F के बाद G फ्रैक्चर, F अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो ये मैंने क्या बोला था, इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन है। बात आती है ट्रू स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेन की। तो ट्रू स्ट्रेस मैंने क्या बोला था, सिग्मा ट्रू इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ओवर एरिया फाइनल। जो एरिया है टेंशन में वो डिक्रीज हुआ, इसके वजह से सिग्मा इंक्रीज हो जाएगा। तो जो ट्रू स्ट्रेस है वो इंजीनियरिंग स्ट्रेस से ज़्यादा होता है, उसका कर्व कुछ ऐसा कुछ जाता है ऊपर के लिए। ये क्या है, सिग्मा ट्रू। तो यही था आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील इन टेंशन। आई होप कि आपके सारे डाउट्स उसमें क्लियर हुए होंगे। बाकी सारे लेक्चर्स के लिए जो सॉम के अब हम डालेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के, उसके लिए स्टे ट्यून्ड टू द वॉटेक्स। थैंक यू।